A very good afternoon friends. My name is संदीप कुमार रावत। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी के कॉमर्स पेपर की आंसर की। जो कॉमर्स का पेपर हुआ था, कॉमर्स का पेपर की मैंने कोशिश की है आंसर की बनाने की। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आंसर सही नहीं है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। फ़िलहाल जो मैंने कोशिश की है वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने कोशिश की है। चलिए देखते हैं उसको। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर्स आर बॉर्न रादर देन मेड। ये आपका बिहेवियर थ्योरी होगा। ये आपका हायर का क्वेश्चन है, जो कि सेम क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है जीडीसी में भी। नेक्स्ट है आपका फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर सही होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो वर्किंग कैपिटल को शो करता है, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ डायरेक्ट ना देके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर दी गई है। नेक्स्ट आपका कौन सा आपका क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग in the correct order as per the step which are followed for the general procedure of 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर का स्टिमुलेटिंग कंट्रोल होगा। जो कंट्रोल होता है वो स्टेजेस ऑफ कंट्रोल फीड फॉरवर्ड भी होती है, कंकरेंट भी होती है, फीडबैक भी होती है, बट स्टिमुलेटिंग कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट ऑर्डर। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो आपका आंसर होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेट करते हैं द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं क्या, अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फियर टू द सैम्पलिंग। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला आंसर होगा, सी। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट, ये हाँ बिल्कुल सही है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ये आपका गलत है। ये भी आपका राइट होता है, किसका, हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स एंड द पैरामीटर इज। तो ये आपका सैम्पल एरर जो होता है वो इसका डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर आपको पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, और जबकि हम स्टैटिक्स की बात करें तो वो स्टैटिक्स टेल अबाउट द सैम्पल मीन्स, यानी सैम्पलिंग एरर की बात जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडी में सैम्पलिंग एरर नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज पर द टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले विजन मिशन आएंगे, फिर आपके क्या आएंगे, फिर आपका आएगा सेक्शनल ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर आपका इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका फोर्थ सही होगा पहले, फिर फोर्थ, थर्ड, देन आपका सेकंड, और फिर आपका आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आप क्या आते हैं 38 नंबर क्या है, अ प्लान विच इज़ मोस्ट कम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका जो आंसर सही होगा वो स्ट्रैटेजिक प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान में से एक हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस की बात करें तो स्ट्रैटेजिक प्लान होगा, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन सबकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, अ फाइवियन एंटरप्रेन्योर इज वन। क्या होता है, हु इमिटेट न्यू टेक्नोलॉजी ओनली व्हेन इट इज़ क्लियर दैट नॉट डूइंग सो विल लीड टू द लॉसेस। देखिए इमिटेट का दिया तो सही गया है कि इमिटेटिंग का तो हमारा जो दूसरे नंबर के एंटरप्रेन्योर होते आते हैं, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, उसका अडॉप्टर जिसको हम बात करते हैं वो आते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे क्लॉज दिया गया है कि वो लोग केयरफुली, फैबियन क्या होते हैं, केयरफुली एनालाइज करते हैं देन उसको अडॉप्ट करते हैं। ये फैबियन होते हैं, डोरियन होते हैं जो कि अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो आपको हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन, हाँ सही है। फिर द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, नहीं। जो वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है वो आपकी क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 41, इसका आंसर ए बी सी तीनों करेक्ट होंगे। फिर बात की जाए सोशल इकोनॉमिक की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेटली ओन, नहीं, इसमें सोशल गवर्नमेंट ओन करती है। फिर इकोनॉमिक्स नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ये भी गलत है, इसमें नाइदर वन नॉट टू सही होगा। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द मेकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशनल इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डायरेक्टली की बात की गई है, तो डायरेक्टली में देखिए
उसमें कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी इम्पैक्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू ये अदर फैक्टर, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मुलेट करना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं रादर देन आपके ये चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन टू फ्लो ऑफ फंड। देखिए फ्लो ऑफ फंड जो होता है वो आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं, या हम इसमें देखते हैं लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी फंड की चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को नहीं लेंगे। तो ये आपका जो आंसर सही होगा वो फोर्थ वाला सही होगा, डी। फिर आता है हेनरी फ्योल फाउंड दैट एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए हेनरी फ्योल ने जो एक्टिविटी बताई उसमें टेक्निकल सही बताई है, कॉमर्शियल सही बताई है, आपकी सिक्योरिटी भी सही बताई, अकाउंटिंग एक्टिविटी भी बताई है, लेकिन अकाउंटिंग एक्टिविटी में ये नहीं बताया इन्होंने। तो ये आपका आंसर जो होगा सी गलत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैचिंग द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर बी होगा। आंसर बी क्या, पहला क्लासिकल कंडीशनिंग किसने, इवन पाउल ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दी है। और ये आपकी हॉट स्टोव वाली आपकी डगलस ने दी है। तो ये आपका आंसर जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 47 में जीरो बेस बस्टिंग जिम्मी कार्टर ने यहाँ जिम्मी कार्टर ने यूज़ किया था। हेनरी फ्योल, ये तो आपका सबका सही होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। वैसे भी फ्योल देखिए हेनरी फ्योल जो है 15 प्रिंसिपल दिए थे फॉर FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, चेस्टर ब्रांड सिस्टम अप्रोच। इसमें आपके दोनों आंसर सही होंगे। 49 में क्या होंगे, अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है। फिर आगे बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स क्या करता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों प्रोवाइड करता है। ये भी आपके दोनों सही होंगे। अब ये जो आंसर है 51 का आंसर आपका होगा 3/7। 3/7 क्यों होगा, देखिए 3/7 इसलिए होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी होती है, अगर किसी की बात करें 53 वेडनेसडे या 53 थर्सडे, दोनों की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है, एक जगह पे ये ओवरलैपिंग है, एक जगह पे ये ओवरलैपिंग है, इसकी वजह से क्या होगा 1/7 माइनस हो जाएगा और आपका आंसर 3/7 आ जाएगा। ओवरलैपिंग यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो हमको आंसर 3/7 मिलेगा। फिर भी चॉइस ना फंक्शनल बजट, तो फंक्शनल बजट आपका मास्टर बजट नहीं है, बाकी आपका कैश बजट, प्रोडक्शन बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ये सारे आपके मास्टर, ये सब आपके क्या है, फंक्शनल बजट है। नेक्स्ट बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर टू चूज। देखिए पहले क्या आता है, पहले आता है स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आएगा, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, द स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, फिर आता है आपका स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, आंसर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 54 की जो हम बात करेंगे तो ये आपका आंसर सी गलत है। माइक्रो इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटर पार्ट नहीं होता, माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग एरर, इसमें आपके दोनों आंसर सही होंगे। फिर इन इंडिया बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट अप टू, ये आपका माइक्रो की डेफिनेशन है, 56 का बी सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड करेक्टली मैच, तो इसमें आपका ओलिगोपोली, फोर्थ वाला डी वाला स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच नहीं है। ये बात करते हैं तो इसमें आपका जो होगा वो आपका केवल आंसर 2 सही है, आपका पहला आंसर नहीं सही है। और अगर ये देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ दोनों सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिसमें होगा वो सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं, देखिए ये आपका करंट रेशियो क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो ये आपका आंसर सी सही होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये सबका सही होगा मेरे हिसाब से, जो भी थोड़ा बहुत जिसको भी रेशियो पढ़ा है जिसने, उसका सही होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज करेक्ट, तो इसमें क्या है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज मेनली फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए
स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की बात करते हैं तो जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम दोनों की बात करते हैं, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल में हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इसमें आंसर 2 सही होगा। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया डेवलप फॉर द एंटरप्रेन्योरियल मोटिव होगा, सिंपल है। फिर आता है इसमें जो है इन्होंने बताई थी, रेंसन रिकर्ड ने 4 स्टेजेस बताए थे, इसमें लेजिस फेयर नहीं बताया था उन्होंने। फिर आता है मैच द फॉलोइंग सेक्शन 1 सेक्शन 2। परफेक्टली इलास्टिक जो होता है वो उसका हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक का वर्टिकल होता है। तो आप इसी तरह समझ लीजिएगा, सॉरी ये आप देख लीजिएगा, परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। और फिर परफेक्टली इलास्टिक तो आपका फ्लैट हो जाएगा, सॉरी फ्लैट नहीं, आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। यूनिटी इलास्टिक का आपका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रिलेटिवली इलास्टिक का आप मैच कर लीजिएगा। इसमें देखिए ये पहला क्या यूनिटी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द मोस्ट दिस टेस्ट डिटरमाइनिंग वेदर 2 और मोर इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल आई हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। तो ये दोनों होगा आपका, तो टेस्ट ऑफ होमोजिनिटी होगा और टेस्ट ऑफ क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यानी बी और सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें आपका ए सही होगा। देखिए पहला क्या, चार्मिस्टिक जो होता है एक्सेप्शनल इनबॉर्न क्वालिटी होती है। फिर आता है थ्रेड थ्योरी, थ्रेड थ्योरी में बताया गया डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी बताई है। बिहेवियल थ्योरी आपका फोर्थ वाला, और सिचुएशनल आपका कंटेंजेंसी थ्योरी। इसमें आपके दोनों आंसर सही होंगे 66 के। ये आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप ये 68 का आपके दोनों आंसर सही होंगे, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों। अब इसकी बात करते हैं पॉलिसी रिलेटेड टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये आपका रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, यानी लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, ना कि आपके, अब ये मत सोचिएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होंगे, नहीं, ये आपके किसके, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ नॉट अ कैश फ्लो, विच इज़ ऑफ नॉट अ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो किस में नहीं होगा, तो कैश इनफ्लो भाई, कैश इनफ्लो कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, इनफ्लो। देखिए इनफ्लो आपका जब परचेज करोगे फिक्स एसेट्स को तो आपका कैश आउटफ्लो होगा, ना कि आपका इनफ्लो होगा। फिर आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन 1983। इसकी बात करते हैं, देखिए सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फॉरेन पॉलिसी वाला आपका करेक्टली मैच नहीं है, बाकी आपके सारे करेक्टली मैच है। मैंने फिर से बताया फॉरेन पॉलिसी किसका होगा, लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। आगे बात करते हैं 73 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न प्रेजेंट स्टेट नहीं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट जो होती है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बात करते हैं तो ये प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज फ्यूचर को भी देखते हैं। जैसे कि हम बजटरी की बात करते हैं तो बजटरी कंट्रोल करते हैं या बजटरी स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो हम पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यानी ये केवल प्रेजेंट स्टेट को नहीं देखता है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली दोज फिगर विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म। देखिए अकाउंटिंग का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है, जिनको हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं, उसी की हम मैनेजमेंट में अकाउंटिंग करते हैं। बिना मॉनिटरी टर्म के हम अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट यूएलए कोफिशिएंट। यूएलए कोफिशिएंट की बात करें तो वो लाई करता है बिटवीन प्लस और -1 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है आपका। ये फिर क्या है, द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इज नॉट गॉन बाय द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। देखिए इकोनॉमिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी है एंटरप्रेन्योर की तो उसमें आपको पता होगा कि इकोनॉमिक फैक्टर भी आपके क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर को के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये मारुति उद्योग आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। किसी भी आपकी एनवायरनमेंट की बुक में, बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक में जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर पढ़ेंगे तो पहला ही फीचर आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज में ये मारुति वाला सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल दिया हुआ है।
फिर क्या कहते हैं, इन रेफरेंस टू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो इसमें दोनों बात करते हैं तो दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये दोनों उल्टा स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की देखिए, अचीविंग इफेक्टिवनेस भी होता है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव भी होता है और एक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजी भी होता है, मैनेजिंग चेंज नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट मैनेजिंग चेंज नहीं होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन बिजनेस इन्फ्लुएंस। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखिए, इन्फ्लुएंस तो सबको करता है, लेकिन क्या है जो जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो इंटरप्राइसेस जो होता है, इंटरप्राइज के बिहेवियर पे हम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरप्राइज वाला क्यों सही होगा, क्योंकि इंटरप्राइज में आपके एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, आपका मैनेजमेंट बिहेवियर भी आ जाएगा, प्रमोटर्स भी आ जाएगा। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस क्योंकि एज अ सिस्टम अप्रोच कहता है, सबको इफेक्ट करता है, तो सब किस में आ जाएंगे, सब इंटरप्राइजेस का पार्ट होते हैं, तो इंटरप्राइज में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नवरत्न कंपनी। देखिए ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको अगर हम आप बात करेंगे तो ये डाउटफुल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि नवरत्न कंपनी में केवल इसमें कहा नॉट अमंग द, इसमें साथ में एनटीपीसी है जो आपकी नवरत्न कंपनी है, बाकी आपकी क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। तो नॉट अमंग द नवरत्न कंपनी, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है, फिर आपकी बिजनेस लेवल होती है, फिर फंक्शनल लेवल होती है, सॉरी पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है, फिर आपकी फंक्शनल बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी होती है, देन आपकी ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी होती है। तो आप चेक कर लीजिएगा। फिर आता है लीडर हु लीव द सबऑर्डिनेट, फिर तो इसका क्या लेजी स्फीयर आंसर होगा। और व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिमांड, इसका आपका ज्वाइंट डिमांड आंसर होगा, ज्वाइंट एंड कम्प्लीमेंट्री डिमांड। विथ रेफरेंस टू द लर्निंग, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। लर्निंग चेंज बिहेवियर चेंज करते हैं, जो हमारा जो लर्निंग जो किस पे डिपेंड करती है, हमारा मोटिव क्या है, स्टिमुलाई क्या है। शॉर्ट मैट्रिक्स वाला आपका दोनों आंसर सही है, बोथ है एंड बी। देखिए पहला क्या है, डज नॉट शो हाउ टू अचीव। देखिए आपको बताता है कि भाई हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारी थ्रेट क्या है, या हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, लेकिन ये हमको नहीं बताता है कि कैसे हम इसको अचीव करें कॉम्पिटिटिव पोजीशन को। फिर ये क्या होता है, ये नॉट अ स्टैटिक्स, ये क्या होता है, ये स्टैटिक्स नहीं होता है, ये क्या होता है, ये डायनेमिक होता है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट की जब भी बात की जाए तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें क्या नहीं इन्वॉल्व होता है। देखिए हम इसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, एनालाइज करते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एनालाइज करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं वो करते हैं। इसमें जो आपका गलत है, वो यंग ने थ्योरी रिलीजियस बिलीफ नहीं थी, यंग ने नहीं दी, यंग ने ग्रुप लेवल पैटर्न की बात की थी, और थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ जो दी थी वो किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। फिर इफ़ डिमांड रिमेन्स अनचेंज वॉट एवर मे बी द चेंज इन प्राइस देन द प्राइस इलास्टिसिटी इज, देखिए सेम है तो इलास्टिसिटी आपकी ज़ीरो ही होगी। फिर आता है मैच द लिस्ट टू लिस्ट 190 क्वेश्चन, इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो बी वाला सही होगा, चेक देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये आपका कलीगल मॉडल होगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बॉडीज अ टीम कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। देखिए म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन की बात जब भी की जाती है तो कलीगल मॉडल में ही की जाती है। फिर कैश फ्लो जो होता है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है, ये भी सही है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस मैंने अभी भी बताया था कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है, फंड फ्लो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, नॉर्मेटिव एंड पैराग्मेटिव होती है, ना कि पॉजिटिव और पैराग्मेटिव होती है। इसमें बात करते हैं तो ओके कॉरल ने क्या दिया था, ओके कॉरल ने बात की थी, फ्रैंकिन ने बात की थी, ओके कॉर्टल या कॉरल जो भी लिखा है, कोरल लिखा है, ओके कोरल की बात फ्रैंकिन ने की थी। ये हो गया आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, यानी होपलेस है आप, आई एम ओके यू आर नॉट ओके मतलब बॉजी स्टाइल है आपका। 3 ईगो स्टेट एरिक ब्रेन ने बात की थी। फिर आते हैं विच इज़ नॉट ऑफ करेक्टली मैच, तो आपका कोटा सैम्पलिंग करेक्टली मैच नहीं, कोटा जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पीवी रेशियो क्या होता है, डिफरेंस होता है कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट होती है। और फिर आपको बात करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप कॉस्ट शीट बनाते हैं
तो कॉस्ट शीट में आपकी क्या लिखी होती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही लिखी होती है। और वेरिएबल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल जो आखिरी में आपकी आती है वो सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसीलिए देखिए थोड़ा सा घुमा दिया था इसने, कॉस्ट ऑफ सेल लिख दिया। कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये होता है। इसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया, इसके वेरिएबल कॉस्ट की जगह इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल लिख दी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शन कौन सा नहीं है एंटरप्रेन्योर का, तो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन आपका देखिए, एंटरप्रेन्योर के वैसे तो होते सारे फंक्शन हैं, लेकिन अगर हम बात करें हायरार्की की तो हायरार्की डेवलपमेंट उसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। फिर पार्ट और CPM देखिए, पर ये जो क्वेश्चन है ये भी हमको थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। रॉन्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें देखिए जो कंट्रोलिंग के मेथड, प्लानिंग और कंट्रोल, जो ये इसका पार्ट और CPM का मेन काम होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना होता है। तो इसमें ये आंसर इन्होंने या तो हम अगर हम कंट्रोलिंग लगा दें या प्लानिंग लगा दें करा, तो मैंने इसका आंसर जो कर दिया A और B दोनों कर दिया है। नेक्स्ट क्या है आपका, आपको जो अगर सही लग रहा है वो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। इन विच स्कूल ऑफ थॉट्स द लीड ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज प्लेड बाय थिंकर फिलोसफर, तो ये आपका प्लानिंग स्कूल है, थिंकर आ गया प्लानिंग स्कूल। इसमें आपका 9-1 स्टाइल जो है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होती है। ये आपका आंसर जो सही होगा वो आपका B सही होगा। क्या आपका क्रीपिंग मतलब रेंग रहा है, वॉकिंग मतलब चल रहा है, और आपका रनिंग मतलब दौड़ रहा है, और गैलपिंग मतलब उछल रहा है। ये लाइन एंड स्टॉप आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस पे होता है। इसमें आपका C सही होगा। देखिए मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन क्या होगा, NP होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में NPQ होता है। और फिर आपका वेरिएंस का है तो NPQ होता है। स्टैंडर्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये होगा। मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होते हैं, तो अगर यहाँ मोड भी दिया होता तब भी सही आंसर होता। अकॉर्डिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियर, देखिए इसमें क्या आंसर 4 स्ट्रक्चर इन्होंने बताए हैं। ये आपके A B दोनों सही होंगे। द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इस केप्ट लो, इसका देखिए कुछ कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से बेल प्राइसिंग होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमरी प्राइसिंग या लीडर प्राइसिंग ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ये इनमें क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो ये तीनों पढ़ रखी है, और तीनों में ऐसा कुछ दिया नहीं गया था, और बेल प्राइसिंग तो फिर बचा था, इसीलिए मैंने बेल प्राइसिंग आंसर कर दिया। नेक्स्ट है वही आपका आ गया कि भाई इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर अग्रेसिव और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। मिटिएटिंग क्या होते हैं, रेडीनेस टू अडॉप्ट रहते हैं। फैबियन क्या केयरफुली अडॉप्ट करते हैं। डोरेन क्या होते हैं, भाई डोरेन होते हैं जो अडॉप्ट ही नहीं करते हैं चेंज को, इवन दे सफ़र लॉसेस। फिर बात करते हैं 109 की, तो इसका इन्वेस्टिगेटिंग पर्सनालिटी होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट इक्वल होता है। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। इसमें जो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट भाई फ्यूल एंड पावर चार्जेस होगा। और जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेलर मेड की बात की, टेलर मेड मतलब क्लोज सिस्टम की बात की है, तो क्लोज सिस्टम की जो बात करता है वो भाई क्लासिकल थ्योरी करती है। सिस्टम अप्रोच भी नहीं करती है, कंटेंजेंसी अप्रोच नहीं करती, नियो क्लासिकल नहीं करता है। अब आते हैं 140 क्वेश्चन पे। क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग कौन सी नहीं है, इसमें ब्रेन स्टोर्मिंग नहीं होता, वो क्वालिटेटिव टेक्निक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता। प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन जो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है इन रेफरेंस टू द, ये देखिए इसमें दोनों सही होंगे। अगर आपको लगता है कोई गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंडस्ट्रीज दैट आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल क्या है, आपके कैपिटल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात की गई है। तो 119 में अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। सेल्फ थ्योरी इन्होंने नहीं दी थी, वो सेल्फ थ्योरी इन्होंने नहीं दी थी, जहाँ तक चार्ल्स ने दी थी सेल्फ थ्योरी। इसमें आप 120 की बात करें तो कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिवेंचर इज़ नॉट अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो ये आपका, ये मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही कुछ आंसर बता पाऊँ। अगर आपको लगता है जो जितने भी आंसर्स मैंने बताए हैं, अगर उसमें से कोई आपको लगता है कि ये गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में चेक करके बताइए, और वो क्वेश्चन का भी आंसर बताइए जिन क्वेश्चन के अगर मैंने आंसर्स आपको नहीं बताए हैं, आपको अगर उनके आंसर्स पता है तो प्लीज़ उसको बताएं। थैंक यू।